गो। दोस्तों, फ्लाईवर्ल्ड इंडिया से राहुल पटेल हूँ। अभी मैं थोड़े लेटेस्ट न्यूज़ के साथ आपके साथ थोड़ी डिटेल शेयर करने वाला हूँ। अभी कनाडा में जो अंडर डेवलपमेंट लोकेशन है ना, उनको डेवलप करने के लिए गवर्नमेंट ने AIPP जो अटलांटिक इमिग्रेशन पायलट प्रोग्राम है उनको कंटिन्यू कर दिया है। और उनकी जो स्पीड है वो आई थिंक जनवरी 2022 से ये स्पीड अप होने वाला है। तो मेरे पास तकरीबन तकरीबन उनके 150 LMIA पड़े हैं। तो आप मेरी कंपनी का कांटेक्ट करिए जिनका भी प्रोफाइल मैच होता है, क्योंकि वो जो प्रोग्राम है ना, अटलांटिक इमिग्रेशन पायलट प्रोग्राम, उसमें बेसिकली 4 लोकेशन है। उनके बारे में मैं बहुत कुछ डिटेल में भी मेरे यूट्यूब चैनल पे बोला हुआ हूँ। एंड उसमें जो 4 लोकेशन है वो नोवा स्कोशिया, न्यू फाउंडलैंड लेब्राडोर, प्रिंस एडवर्ड आइलैंड एंड न्यू ब्रिंसविक, वो 4 जो लोकेशन है उनको कंबाइन करके एक प्रोग्राम गवर्नमेंट ने बनाया हुआ है। तो वो जो प्रोग्राम है उसमें अगर आप सेटल होना चाहते हो, इंडिया से डायरेक्ट PR लेना चाहते हो, तो बेसिकली वो प्रोग्राम का सबसे बड़ा पॉजिटिव एक ही है कि उनके LMIA, मतलब LMIA हमें ज़रूरत नहीं है। जो डेजिग्नेटेड एम्प्लॉयर होते हैं तो वो अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी लेते हैं तो आप सीधा डायरेक्ट कनाडा से PR एप्लीकेशन कर सकते हो और हम आपको PR करके देंगे। तो उसके लिए अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप मेरी कंपनी का कांटेक्ट कर सकते हो। दूसरा मुद्दा ये है दोस्तों कि कई लोग मुझे पूछते हैं, मेरी ऑफिस पे बहुत सारी इंक्वायरीज आती है कि सर जो हमने एप्लीकेशन डाली हुई है वो एप्लीकेशन बहुत स्लो चल रही है। तो जब ये जस्टिन ट्रूडो की जो नई सरकार आई तो उनका जो नए जो इमिग्रेशन मिनिस्टर जो आए हैं तो उनको क्लीन चिट दे दी गई है संसद में। उनकी जो संसद है वहाँ पे बिल भी वो रेडी हो चुका है और प्रोसेसिंग में है सब कुछ। मेरे ख्याल से बहुत कुछ चेंजेस आने वाले हैं इमिग्रेशन इंडस्ट्री में, कनाडा इमिग्रेशन इंडस्ट्री में चेंजेस बहुत आने वाले हैं। और वो चेंजेस से एक्चुअली जो जस्टिन ट्रूडो की जो सरकार है ना, वो बेसिकली उनको फॉरेन वर्कर जो भी फॉरेन वर्कर्स है वो चाहिए। क्यों? क्योंकि कनाडा में बहुत डिमांड है। तो बंदे चाहिए कहीं ना कहीं, और वो उनके फेवर में है। जस्टिन ट्रूडो की जो सरकार है वो उनके फेवर में है। तो कहने का मतलब ये है कि आपको अगर कनाडा PR का आपका सपना है और कनाडा की परमानेंट रेसिडेंसी आपको चाहिए तो आप, दिस इज़ द गोल्डन अपॉर्चुनिटी। आप अभी से रेडी हो जाओ। जो एप्लीकेशन है उनमें सपोज आपका बैचलर्स है तो उनकी वेस करवानी हो, या जो एक्सपीरियंस है उसमें कुछ आपको हेल्प चाहिए तो वो भी हम प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन कैसे रेडी करें उसमें आपको हम, मेरी जो फ्लाईवर्ल्ड की पूरी टीम है वो आपको सपोर्ट करेगी। तो अभी से आप शुरुआत कर दो, क्योंकि 2022, 23, 24 एंड 25 ये जो 4 साल है ना, वो 4 साल बहुत क्रूशियल है। 2025 तक मेरे ख्याल से कनाडा PR देगा। फिर मुझे नहीं लग रहा है कि आगे कंटिन्यू होगा, क्योंकि ये डिमांड सप्लाई की पूरी गेम है। उनको जो बंदे चाहिए वो मिल जाएंगे तो वो फिर धीरे धीरे क्लोज कर देंगे। और रही बात, हाँ, मुझे कई लोग ऐसा भी पूछते हैं कि सर FSW का ड्रो नहीं आ रहा है। मेरे ख्याल से वो आएगा भी नहीं जब तक मैं मानता हूँ। दैट इज़ माई पर्सनल स्पेकुलेशन। तकरीबन मार्च तक मुझे नहीं लग रहा है कि वो आएगा, क्योंकि कैनेडियन गवर्नमेंट ने ऐसा सोचा है कि जो PNP बॉडी है उनको राइट्स दे ऑलरेडी दे दिए हैं कि भाई आपकी जो खुद की जो डिमांड है वो आप सेटिस्फाई करिए। और डिफरेंट डिफरेंट जो छोटे छोटे जो लोकेशन है, जो अंडर डेवलपमेंट लोकेशन है, उनको अल्टीमेटली डेवलप करना है, तो उनको राइट्स दे दिया गया है। तो वो अपनी तरह से खुद ही डिसीजन ले रहे हैं। तो अगर PNP बॉडी ने ऐसा बोल दिया कि ये बंदा हमें चाहिए तो फिर फेडरल गवर्नमेंट उसमें कोई भी इंटरफियर नहीं करती है। तो कहने का मतलब, ये जो प्रॉब्लम है, कई बैकलॉग भी है। मतलब बहुत सारी एप्लीकेशन, ये कोविड की जो सिचुएशन क्रिएट हुई थी और उस टाइम पे जितनी भी एप्लीकेशन पेंडिंग है वो धीरे धीरे अब निकलनी शुरू हो गई है। और मेरे ख्याल से नवंबर में 47,000 पीपल ऑलरेडी लैंडिंग इन कनाडा। कहीं ना कहीं वो स्टूडेंट वीज़ा में, या तो फिर जो भी कैटेगरी में जो पेंडिंग भी थे, जिनके COPR पहले आ चुके थे। कई लोगों का तो ऐसा भी हुआ था कि COPR एक्सपायर भी हो चुके थे, तो गवर्नमेंट ने उनको अलग से सपोर्ट करके वो फिर रिन्यू करवाया और वो ऑलरेडी लैंड हो चुके हैं। तो ये जो प्रॉब्लम है वो मेरे ख्याल से दिसंबर एंड तक और जनवरी जैसे ही बिगिनिंग होगा ना, तो धीरे धीरे ये सब कुछ प्रॉपर आ जाएगा। सी, कई बार लोग मुझे ऐसा पूछते हैं कि सर हमने तो एप्लीकेशन डाले हुए, टू बी वेरी फ्रेंक, मेरी ऑफिस से जितनी भी एप्लीकेशन मैंने डाली हुई है ना,
उसका दिल्ली मैंने जो सबमिशन किया हुआ है उसमें 7-7 महीने हो गए, ये 7वां महीना चालू हो गया है, तो भी वो लोग रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं। और हाँ, दूसरी एक मैं चीज़ दोस्तों बोलना चाहूँगा कि ये इमिग्रेशन इंडस्ट्री को कहीं ना कहीं मजाक बना के रख दिया है पूरे गुजरात एंड पंजाब में। क्योंकि प्रॉब्लम क्या है कि क्लाइंट को भी बहुत सब कुछ इजी चाहिए, उनको भी कुछ करना नहीं है, टू बी वेरी फ्रैंक, मेहनत नहीं करनी है उनको। कई बार जो क्लाइंट है मेरी ऑफिस पे आते हैं तो वो बोलते हैं कि मैं बोलता हूँ कि आप ये एप्लीकेशन फॉर्म भर दो, आपकी पूरी प्रॉपर तरीके से मुझे डिटेल दे दीजिए, तो वो प्रॉपर तरीके से डिटेल भी नहीं देते हैं। तो मैं उनको ये बोलना चाहूँगा कि अगर कनाडा पीआर या तो वर्क परमिट इतना ईजी होता दोस्तों, तो आधा गुजरात एंड आधा पंजाब कनाडा में बैठा होता। ये इतना ईजी नहीं है। अगर आपको परमानेंट रेसिडेंसी चाहिए तो आपको एटलीस्ट मुझे और मेरी कंपनी को 12 से 15 महीना देना पड़ेगा, क्योंकि 12 महीने से पहले नहीं होगा पीआर। परमानेंट रेसिडेंसी लेना इतना इजी नहीं है। स्टूडेंट वीज़ा की हम एप्लीकेशन डालते हैं या तो विजिट वीज़ा की एप्लीकेशन डालते हैं तो भी 3-4 महीना प्रोसेसिंग में लग जाता है। तो जिनको धीरज है, शांति से प्रॉपर तरीके से इमिग्रेशन को मजाक बना के रख दिया है। मेरी ऑफिस पे टेंटेटिवली 10 जो एप्लीकेशन आती है, 10 एप्लीकेशन, उसमें से तकरीबन 7 एप्लीकेशन, जो 7 एप्लीकेशन वो मिस रिप्रेजेंटेशन होता है। मिस रिप्रेजेंटेशन का मतलब ये है कि लास्ट टाइम जो फॉर्म भरा है उसको कोई मांगता ही नहीं है, मतलब वो इन्फॉर्मेशन कंप्लीटली मिसमैच है। दूसरी बार जो दूसरा एजेंट रिप्रेजेंट करता है फाइल को, वो ना कुछ आगे वाली इन्फॉर्मेशन मांगता है और वो भी नहीं देखता है। फिर आपको इतना दिमाग में रखना पड़ेगा दोस्तों कि आप जो भी इंफॉर्मेशन आप डालते हो ना, आप सीरियसली नहीं हो वो एप्लीकेशन के बारे में, मगर कनाडा जो इमिग्रेशन डिपार्टमेंट है वो आपकी एप्लीकेशन को बहुत ही सीरियसली लेती है। फिर होता क्या है कि आपको मिस रिप्रेजेंटेशन में आपको फिर बैन कर देंगे। कई बार, कल ही मेरे पास एक केस आया था जिनका नॉमिनेशन आने के बाद बैन 2 साल का दे दिया। तो ये कम्प्लीटली मिस रिप्रेजेंटेशन है। तो आप कहने का मतलब ये है कि मुझे कई बार दुख भी होता है कि ये किसी की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ हो रहा है। तो मेरी फ्लाईवर्ल्ड आपको ऐसा नहीं करेगी। आप जब भी आएंगे प्रॉपर तरीके से आप मेरे को प्रॉपर डिटेल नहीं देंगे तो पहले तो मैं एप्लीकेशन ही नहीं लेता हूँ। अगर मुझे 70% पॉसिबिलिटी प्लस लग रही है कि नहीं ये एप्लीकेशन निकलेगी और आप भी प्रॉपर मुझे सपोर्ट करने के लिए रेडी नहीं हो तो मैं एप्लीकेशन ही नहीं लूँगा। क्योंकि कहने का मतलब ये है कि काम होने वाला है, कहीं ना कहीं पॉसिबिलिटी है तो ही राहुल पटेल और राहुल पटेल की जो पूरी फ्लाईवर्ल्ड की टीम है तो ही आपकी एप्लीकेशन हम लेंगे, नहीं तो मैं एप्लीकेशन लेता ही नहीं हूँ। क्योंकि मैं क्वांटिटी में बिलीव नहीं करता हूँ, आई बिलीव इन ओनली एंड ओनली क्वालिटी। जब मैं एप्लीकेशन लेता हूँ तो उसके पीछे लग जाता हूँ, मेरी पूरी टीम है वो उसके पीछे लग जाती है। बहुत प्रॉपर डिटेलिंग में हम काम करते हैं, डिटेलिंग में जाके काम करते हैं, तब जाके उसमें हमें सक्सेस रेशियो मिलता है। और जिसको बहुत जल्दी जल्दी पीआर चाहिए, जिनको बहुत जल्दी जल्दी काम करवाना है, सॉरी, उसके लिए दोस्तों फ्लाईवर्ल्ड नहीं है, टू बी वेरी फ्रैंक। तो ये मामला है। और रही बात दूसरे बहुत सारे चेंजेस आने वाले हैं। जो ये एटलांटिक इमिग्रेशन पायलट प्रोग्राम है ना, उसमें 1 साल में तकरीबन मेरे ख्याल से 6000 से 8000 फैमिली को पीआर मिलने वाला है। तो जिनके बैंड बहुत कम है, समझ लो कई लोगों को, ये जो गुजराती और पंजाबी लोग होते हैं उनके इंग्लिश बहुत कम होता है उनका, तो कहने का मतलब मुझे 4 बैंड से लेके 5 बैंड चाहिए, दैट्स इट, फिनिश। तो एटलांटिक इमिग्रेशन पायलट प्रोग्राम, AIPP एंड SIMP, ये दोनों प्रोग्राम मैं एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। उसमें अगर आपके बहुत कम IELTS के स्कोर है तो मैं एप्लीकेशन आपकी ले लूँगा। और हाँ, हमारा एक प्रिंसिपल है कि पहले तो 60-70% पॉसिबिलिटी है तभी जाके हम एप्लीकेशन लेते हैं। दूसरी बात, अगर कहीं ना कहीं पॉसिबिलिटी नहीं लग रही है तो हम पहले से ही आपको ना बोल देंगे। और बाय चांस हम सक्सेस नहीं भी हुए तो गवर्नमेंट की जो फीस है वो काट के मैं पैसा वापस दे देता हूँ, क्लियर कट। दूसरा, अगर आप मेरे को ऐसा बोलेंगे कि हम एडवांस देने के लिए भी रेडी नहीं हैं तो उसका भी ऑप्शन है मेरे पास। उसमें मुझे थर्ड पार्टी रेफरेंस चाहिए, गुजरात में कोई भी मुझे कोई स्ट्रॉन्ग रेफरेंस दे दो आप, तो मैं आपकी एप्लीकेशन ले लूँगा। काम होने के बाद भी मैं पैसा लेता हूँ, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे लिए। मगर टाइम तो जितना लगना है वो लगना ही है। और ये जो प्रॉब्लम हुआ है वो कोविड की सिचुएशन की वजह से हुआ है। ये धीरे धीरे सॉर्ट आउट हो जाएगा। इमिग्रेशन जो पूरी पॉलिसी है उसमें बहुत कुछ चेंजेस आने वाले हैं। मैं बहुत डिटेल में दोस्तों नहीं जाता हूँ, मगर
थोड़ा बहुत आपको डिस्क्लोज कर देता हूँ कि मेजरली कौन से चेंजेस आने वाले हैं। पहले तो जो एप्लीकेशन की जो प्रोसेसिंग जो टाइम है ना वो रिड्यूस हो जाएगा, और प्रायोरिटी बेस्ड ये लोग काम करने वाले हैं। जिनकी प्रायोरिटी पहले है उनको निकाल देंगे, मतलब प्रायोरिटी बेस्ड एप्लीकेशन वो स्ट्रीमलाइन में पूरी प्रोसेस हो रही है। फैमिली रियूनिफिकेशन, कई सपोज समझ लो कोई हस्बैंड वाइफ वहाँ पे है, उनके माँ बाप यहाँ पे है, तो दैट इज़ फैमिली रियूनिफिकेशन। तो उसमें यहाँ से जो माँ बाप को ले जाना है वहाँ पे, तो वो बहुत सारी पेंडिंग एप्लीकेशन है, उनको भी प्रायोरिटी दी जाएगी। म्यूनिसिपल नॉमिनेशन जो प्रोग्राम है ना वो बहुत सारे लॉन्चिंग होने वाले हैं। जो छोटे छोटे कस्बे हैं, छोटे छोटे जो लोकेशन है, उनको गवर्नमेंट डेवलप करने वाली है। तो जो म्यूनिसिपल उनको बहुत सारा फंड फेडरल की ओर से दिया जाने वाला है, तो वो भी बहुत सारे प्रोग्राम आने वाले हैं। जो सिटीजनशिप जो उसकी जो फ़ी है वो थोड़ी ज़्यादा है, ऐसी बहुत लोगों ने ऐसे कंप्लेन की थी कनाडा में। तो सिटीजनशिप की जो फ़ी है वो आई थिंक या तो कम हो सकती है या वेवर भी हो सकती है, वो हम स्पेकुलेट नहीं कर सकते, मगर उसके ऊपर भी थोड़ी चर्चा चल रही है। दोस्तों, जस्टिन ट्रूडो की जो सरकार है ना वो उन्होंने इसके ऊपर काम ऑलरेडी चालू कर दिया है, संसद में ऑलरेडी डिस्कशन हो रहा है, और मेरे ख्याल से वेरी सून ये सब अप्लाई हो जाएगा। अभी कल परसों मैनिटोबा ने 349 जो न्यू पीएनपी ड्रो में एप्लीकेशन एक्सेप्ट की है। वैसे तो बहुत सारी जो 10 प्रोविंस है वो जितने भी प्रोविंस है वो धीरे धीरे एप्लीकेशन उठा रहे हैं, तो वो तो चलता रहता है। अभी ओंटारियो में भी 1200 आई थिंक टेंटेटिवली एप्लीकेशन उन्होंने ली थी। तो आपको रेडी रहना पड़ेगा। ये इमिग्रेशन डिपार्टमेंट आपको पूछने के लिए नहीं आएगा, आपको सिस्टम में एंट्री कर देनी चाहिए अगर आपका प्रोफाइल प्रॉपर तरीके से मैच हो रहा है। मेरे पास बहुत सारे LMIA पड़े हैं, और तकरीबन पर मंथ मेरी ऑफिस पे मिनिमम 5 LMIA आते हैं। सिंस लास्ट 1.5-2 महीने से LMIA नहीं आए हैं, क्योंकि वो एप्लीकेशन प्रोसेसिंग वहाँ से बहुत स्लो है। वो स्लो भी क्यों है उसका भी मैं रीज़न आपको बताऊँ। जो पोर्टल है उसमें बहुत सारे चेंजेस आने वाले हैं। चेंजेस ये है, मैं पहले भी एक मेरा वीडियो छोटा सा वीडियो मैं बना चुका हूँ। जो नॉक कोड थे, NOC कोड, नेशनल ऑक्यूपेशन क्लासिफिकेशन, जो नॉक कोड थे उसमें बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं। नॉक कोड की जो टेरिटरी है वो एक्सपांड हो रही है। जितने भी नॉक कोड थे वो नॉक कोड की टेरिटरी एक्सपांड इसीलिए हो रही है क्योंकि एक एग्जांपल मैं आपको दूं, जैसे IT, तो IT में बहुत सारे फील्ड है, तो हर एक फील्ड को कैटेगराइज किया गया है। तो उसके हिसाब से ये जो नॉक कोड है, जिसमें जैसे सपोज आप डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर हो तो आपका नॉक कोड फिक्स होगा। जैसे आप .NET डेवलपर हो तो आपका एक नॉक कोड फिक्स होगा। आपका वही एक्सपीरियंस होगा तब भी जाके आप एप्लीकेशन वो लोग एक्सेप्ट तो कर लेंगे, नहीं तो फिर रिजेक्शन आ जाएगा। कहने का मतलब ये धीरे धीरे थोड़ा कॉम्प्लेक्स भी होने वाला है। नॉक कोड की जो टेरिटरी बढ़ी है उसके हिसाब से ये कहने का मतलब, पहले क्या था कि एप्लीकेशन एक्सेप्ट तो हो जाती थी और एप्लीकेशन अप्रूव भी हो जाती थी, अब ऐसा नहीं होगा। अब आप .NET डेवलपर हो तो .NET डेवलपर का जो नॉक कोड है उसका ही एम्प्लॉयर चाहिए और उसकी ही एप्लीकेशन एक्सेप्ट होगी और उसमें ही आपको अप्रूवल मिलेगा। तो ये थोड़ा एक डिफ़िकल्टी हो रहा है, धीरे धीरे थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो रहा है, मगर वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो हमारी साइड से हम आपको पूरा गाइडेंस देंगे। एंड जब भी आप मेरी टीम का कांटेक्ट करो तो मेरी जो टीम बोलती है कि हमें पूरे प्रॉपर तरीके से आप डेटा दीजिए, तो वो डेटा आपको देना ही पड़ेगा। अगर आप प्रॉपर डेटा नहीं देंगे तो मेरी टीम आपको एंटरटेन नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि फिर जब तक आप प्रॉपर डिटेल नहीं देंगे तब हम प्रोसेस में आपका एप्लीकेशन नहीं ले सकते, क्योंकि फिर आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगा दोस्तों। तो ऐसा काम हम नहीं करते हैं। दूसरा, ये AIPP बहुत ही बढ़िया प्रोग्राम है। एंड जो नॉक कोड है ना दोस्तों, उसमें TEER, ट्रेनिंग, एजुकेशन, एक्सपीरियंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के तौर पे ये जो न्यू नॉक कोड है उसका ऐसा हो तो मैं एक लिंक शेयर कर दूंगा। मेरी जो YouTube चैनल है उसके नीचे मैं एक पूरा डिटेल शेयर कर दूंगा, तो आप न्यू नॉक कोड भी कैनेडियन गवर्नमेंट की साइट पे जाके देख सकते हो। जो 0 A B C and D, जो 0 है ना दैट इज़ मैनेजमेंट जॉब, A है वो अगर आपकी यूनिवर्सिटी डिग्री है तो आप A में जा सकते हो, B है तो ट्रेड एंड ऑक्यूपेशन, आपके पास कॉलेज का एक डिप्लोमा होना चाहिए, ट्रेड पर्सन B में जाते हैं। एंड हाँ, दूसरा एक मुझे कई मेरे क्लाइंट ने पूछा था कि सर ये होम चाइल्ड केयर प्रोवाइडर पायलट प्रोग्राम एंड होम सपोर्ट वर्कर पायलट प्रोग्राम ये क्या है। तो मैं डिटेल में नहीं जाता हूँ, मैं थोड़ा एक्सप्लेनेशन आपको थोड़ा डिटेल में
फिर ऐसा हो तो एक नया वीडियो बना दूंगा मैं उसके लिए। मगर उनके जो नॉक कोड है ना, दैट इज़ 44114412, वो स्किल लेवल सी में आ जाता है। जैसे ट्रक ड्राइवर है वो भी सी में आता है। तो उसमें 2 साल का आपको एक्सपीरियंस चाहिए। 18 साल से नीचे का जो बच्चा है उसको संभालने के लिए होम चाइल्ड केयर प्रोवाइडर प्रोग्राम में आपको एप्लीकेशन डालनी पड़ेगी। और अगर कोई ऐसी फैमिली है जिनकी इनकम बहुत अच्छी है, वो बंदा ही कनाडा से वो वहाँ पे स्पॉन्सर्स कर सकता है। और जैसे कई समझ लो कोई एजिड पर्सन है, उसको टेक केयर करने के लिए आपको वहाँ स्पॉन्सर्स किया जा सकता है, तो वो आएगा होम सपोर्ट वर्कर पायलट प्रोग्राम में। उसके बारे में अगर कुछ डिटेल में आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए तो मेरी टीम को आप कांटेक्ट कर सकते हो। दोस्तों थैंक यू वेरी मच।